नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी की इस शुभ घड़ी जिसमें आदरणीय झा सर हमारे बीच में कई वरिष्ठ जनों के साथ में एक एस्ट्रो डिस्कशन, एस्ट्रो टॉक जिसे हम कह सकते हैं, उसे लेके उपस्थित हैं। और यह आपकी तरफ से एक दिशा निर्देश या एक अपनी सोच की भविष्य वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, जिसे हमने कहा है कि इनएविटेबल, तो कल, आज और कल जिसे कह सकते हैं कि फ्रॉम हियर टू इटर्निटी, आपसे अनेक, हम कह सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हम बात करते रहते हैं, पर्सनल मार्गदर्शन लेते रहते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि जो हमारे साथ सारे मेरे विद्वजन उपस्थित हैं, वे भी सर का समय समय पे ऐसा साथ लेते रहें। सभी के पास में एक अपना ऑडियंस है, तो सर की बात, सर की आवाज़ जिसे भी छू जाए, आप लोग लेके जाते रहें। तो ज़्यादा समय ज़ाया ना करते हुए सर को पुनः प्रणाम करते हुए, सर अब आपके विचार, एंड आई एम हैंडिंग ओवर दिस स्टेज टू यू सर। और बाकी मैं सबसे कहूँगा कि अपना म्यूट कर लेंगे हम लोग अगर अपने माइक्स, तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। अब अनुपम जी ने बड़ा ही एक, जितना नाम अनुपम है वैसा ही उन्होंने विषय भी चुना है, एस्ट्रोलॉजी फ्रॉम हियर टू इटर्निटी। अब यहाँ तक तो समझ में आती है, इटर्निटी समझ में नहीं आती है। मैं गणित के छात्र रहा हूँ, तो इटर्निटी से ज्यादा इन्फिनिटी समझ में आता है, और इन्फिनिटी की कल्पना आते ही मन में डर लगने लगता है, क्योंकि आइंस्टीन की एक बहुत पुरानी कहावत है कि टू थिंग्स आर इनफाइनाइट, यूनिवर्स एंड ह्यूमन स्टूपिडिटी। और उसके आगे उन्होंने जोड़ दिया कि आई एम नॉट श्योर अबाउट द लेटर। तो हमें लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग इटर्निटी से चलते हुए इन्फिनिटी पे जाके अपनी स्टूपिडिटी की इटर्निटी में पहुंच रहे हैं। क्योंकि ज्योतिष जो है वह है, जो था वह था, जो होना होगा वो रहेगा। हमारे नियंत्रण से तो ज्योतिष चल नहीं सकता है। ज्योतिष की अपनी गति है, अपना आवाज लय है, एक अपनी रवानी है, अपना रफ्तार है। क्योंकि ज्योतिष ने आज तक किसी की नहीं सुनी। ऋषियों के आश्रम से जब ज्योतिष निकली, ऋषियों की कुटिया से, नमस्कार, ऋषियों की कुटिया से जब ज्योतिष निकली या निकला, तो उसको स्थान मिला राज दरबारों में। क्योंकि वो ऋषियों की कुटियाएं खत्म हो चुकी थी, और राज दरबार में वो चीज चाहिए थी जिसकी ऋषियों की को कभी जरूरत नहीं पड़ी। ऋषि लोग हमेशा आत्मा के विकास की, आत्मस्थ होने की, आत्म साक्षात्कार की, आत्म दर्शन की, आत्म कुंड में हवन की, इन की तलाश में रहते थे, कुंडली लेकर के। और राज दरबार में तो बहुत सारी बातें होती थी, शत्रु को कैसे हराना है, अच्छी बहू कहाँ से मिलेगी, अच्छा दामाद कहाँ से मिलेगा। वो उनके समय भी समस्या थी, आज भी है, ये इटर्निटी की बात है। और जब वहां से निकला राज दरबार में, ये जरूर हुआ कि ज्योतिष को आश्रय मिला। तो कुटिया से निकलने के बाद पाठशाला में ज्योतिष आया। पहले जो ऋषियों की पाठशाला में, गुरुकुल में था, वहां से फॉर्मल पाठशाला में आया, और धीरे धीरे वहां से चल करके वह नगर सेठों के हवेली तक गया। और बाद में तो सड़क की गलियों में, बीथियों में, हर जगह ज्योतिष ही ज्योतिष छा गया। तो कई बार मेरे एक बहुत ही सीनियर एस्ट्रोलॉजर हैं, गुरु समान ही हैं, मित्र भी रहे हैं, अनेक तरह से जो है पर्सनल लेवल पे सम्मान देते हुए भी वैयक्तिक
वैचारिक विरोध रहा है, वह अक्सर जो है पड़ा और अपड़ा में बांटते थे ज्योतिष को। तो मैं हमेशा कहा कि साहब ये तो परा से चला और अपरा में आकर के जम गया है, अब इसकी फिर से इसके खूंटे को अपरा से निकाल के परा में कैसे ले जाए। तो यह चीज हो चुकी है ज्योतिष में। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच हम अगर कुछ देखना चाहें कि आज ज्योतिष को क्या चाहिए, तो हमें थोड़ी देर के लिए रुक के सोचना पड़ेगा कि वास्तव में क्या चाहिए, वास्तव में हम कहाँ हैं ज्योतिष में। क्योंकि ज्योतिष का मूल स्वरूप बदल गया है। अभी जितनी फल की बातें हम किताबों में पढ़ते हैं, यह शायद मौलिक उद्देश्य में नहीं है। समय के सापेक्ष में लोगों की जरूरतों को पूर्ण करते हुए उन्हीं फर्स्ट प्रिंसिपल से, उन्हीं बेसिक नियमों को अप्लाई करके इस तरह के फल डाले गए हैं। और जो फल डाले गए हैं वो फल वास्तव में नहीं है, वह अनेकानेक संभावनाओं में से एक संभावना को व्यक्त किया है। और इसको बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। किसी भी मिलते जुलते अध्याय वाले 2-3 लेखकों के, 4 लेखकों के किताब उठा लें तो आप पाएंगे कि विरोधाभासी बातें लिखी हुई है। तो क्या वे वास्तव में विरोधाभासी हैं? नहीं, दोनों ने ही फर्स्ट प्रिंसिपल से सही ही कहा है। उन्होंने एक संभावना को कहा, किसी ने दूसरी संभावना को कहा, और केवल संभावनाओं पे लिखते तो उसी चैप्टर में ग्रंथ बन जाता। तो इशारा करके आगे बढ़ के चले गए। आज उन चीजों पर में बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है और छात्र प्रायः समझते हैं कि यह तो फल दिया गया है। और बहुत सारे जो हमारे सीनियर मित्र हैं, जो हमारे समकालीन हैं, उनको मैं ये चर्चा करते हुए देखता हूँ, सुनता हूँ, कहते हैं फलाने चीज में ये चीज लिखा है, लेकिन मैं 5 कुंडली दे रहा हूँ, वो नहीं हुआ। अरे ठीक है, वो नहीं हुआ, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि ग्रंथ में वो चीज गलत लिखा है? ग्रंथ में गलत नहीं लिखा है। आपको अगर नहीं मिला तो वही संभावना नहीं है जो आप ग्रंथ में लेके बैठ गए। वहां तो 50 संभावनाएं हैं, आप तलाश लीजिए। अगर ये नहीं मिला है तो बाकी संभावनाओं में क्या होगा। जैसे एक कुंडली में कभी देख रहा था किसी की, तो मेरे मुंह से अचानक निकल गया कि आपके एक्सीडेंट हुई होगी, आपका एक पैर में बहुत चोट आया होगा। ऐसे ही फोन पे बात हो रही थी, आप शायद लंगड़ाते होंगे। बोले जी नहीं जी, ना कोई एक्सीडेंट हुआ ना कुछ हुआ, लेकिन मैं लंगड़ा रहा। तो सोचा कि कोई दूसरी चीजें होंगी। बाद में कुछ देर के बोला कि मैं तो बचपन से ही पोलियो मार दिया था, तो एक पैर मेरा कमजोर है। अब ये पोलियो तो किताब में नहीं लिखा है, हमने जो कुछ कहा वह अपने विवेक से कहा, वह किसी दूसरे रूप में जाके घटा। लेकिन अगर वही चीज टांग में नहीं हुई होती तो कहीं और हुई होती, शरीर पे नहीं हुआ होगा तो मन पर में यह प्रभाव छोड़ता है। तो हमें तो अनेक संभावनाओं में जाके तलाशना है। कई बार वह दूसरे संबंध पे दिखता है। 11वां घर किसी का बहुत खराब देख करके, अग्नि तत्व से सरोवार देख करके, तो मैंने कहा कि शायद बहू जल गई। कहा नहीं जी, हमारा छोटा भाई जल गया। और संबंध ज्योतिष बहुत ये होती है। अब जहां पर में हम धन तलाशते हैं, धन के विषय में कहते हैं, तो वहां पर कई बार समधन बैठी होती है, वो बराबर का धन है। तो इस तरह की चीजों को तलाशने में अपना ये लगाना पड़ता है, न कि किताब को वर्बेटिम अप्लाई करने की कोशिश करें। किताब समझने के लिए है और उसका प्रयोग
कुंडली के एनालिसिस के लिए अपने विवेक से करना होता है। जो कई बार मैं कह चुका हूँ कि ये जब कहते हैं बहुत बृहत है तो सचमुच में बहुत बृहत है, क्योंकि इंट्रोडक्शन के बाद जो पेंटाडिक प्रिंसिपल है, जो पंच तत्व पे आधारित अपना ज्योतिष है, जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रेश्वर पर में आधारित है, वह वो जो सिद्धांत हैं पांच उसके पेंटाडिक, वही बहुत है। क्योंकि हमको जब कह दिया जाता है कि पांचवें घर में संतान देखिएगा, तो तुरंत ही नकार दिया अगले प्रिंसिपल में, कहा कि नहीं नहीं, पांचवें से पांचवा भी देखो, भावात भावम कह दिया। अब वहां से जब हम वहां पहुंचे तो कहा नहीं नहीं, कोई जरूरी है कि यही मिल जाएगा संतान की चीज। गुरु से पांचवा देखो, कारकात भाव, चंद्र से चौथा देखो माँ के लिए। तो मतलब जहां पर में पहले बार बताया गया कि कार्मिक एनर्जी सिग्नेचर यहाँ फिक्स हो सकते हैं फल देने के लिए, तो उसने बताया कि नहीं, ये ग्लोब जिसका हम 2 डायमेंशन में हॉरोस्कोप बना के देखते हैं, कहा कि नहीं, ये एयर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है, ये एनर्जी मूविंग है, ये एक दूसरे के बैरियर से चले जा रहे हैं, आपको जाके तलाश के ढूंढना पड़ेगा। तो यह तो हुई क्षेत्र की तलाश। अब जब क्षेत्र तय कर लिए, तो अब यहाँ पर में बीज की बात होगी। तो बीज ग्रह होता है। अब ग्रह के वर्णन के लिए उन्होंने चौथा चीज फिर कह दिया, कहा वर्गात वर्ग। कहा कि हम जो हैं एक D1 और बाकी लेकर के बैठ गए हैं, और ये मान लिए कि 16 चार्ट ही जो है भगवान श्री कृष्ण की 16 कलाएं हैं, इसके बाहर ना आपको देखना है, ना झांकना है, ना समझना है। लेकिन वर्ग ज्योतिष अपने आप में ही एक विशद ज्योतिष था किसी जमाने में। तो ग्रह की जो बीज है, वह बीज के बल को समझने के लिए बहुत गंभीरता से जाना पड़ता था और वर्ग बनाना पड़ता था। हम पीछे भी कई बार बोल चुके हैं कि वर्ग मुख्य रूप से दो हैं जो सब खो चुका है, चर और अचर वर्ग। अचर वर्ग में थोड़ा दृष्टान और पंचमांश भी आते हैं, आजकल पंचमांश पता नहीं कहाँ है। और चर वर्ग वह है जो एक तो अचर से बन सकता है और दूसरा अपना उसका एक फिक्स स्वरूप भी है, वो है चतुर्थांश, षष्ठांश, अष्टांश, नवमांश और दशमांश। और इसके बाद जितने हैं वो चराचर वर्ग हैं, चर और अचर दोनों से बने हैं। जैसे चतुर्थांश D/4 का एक स्वरूप है, मैं अभी उसके करेक्ट फॉर्मेट पे नहीं जाना चाहता, लेकिन होरा का होरा भी चतुर्थांश ही होता है, दृष्कान का होरा भी षष्ठांश होता है, दृष्कान का दृष्कान भी नवमांश होता है, होरा का पंचांश भी दशमांश हो जाता है। और इसी में अगर हम जाते हैं द्वादशांश में, जिसमें बहुत तेजी से लाठी घुमाने लगते हैं हम लोग, तो वह द्वादशांश सबसे कठिन चार्ट हो जाता है कि वह होरा का दृष्कान का होरा ले ले तो द्वादशांश बन जाएगा D/2 D/3 इंटू D/2। चतुर्थांश का दृष्काम ले लें, दृष्काम का चतुर्थांश ले लें, द्वादशांश बनेगा। हर बार चार्ट बदलेगा। तो जब हमने क्षेत्र तय कर लिया, तो जिस चीज के लिए हमने क्षेत्र तय किया, बेसिक और बाकी के 3 प्रिंसिपल से, उसके बाद अब वहां जो बीज है ग्रह में स्थित होकर के या दृष्टि से, या जो उसका क्षेत्रेश्वर है उसके, तो उसमें कितनी पोटेंशियल है, इसको देखने के लिए हमें एक 10 वर्ग बनाना पड़ेगा अपनी विवेक से, अपनी बुद्धि से, जो केवल उसी चीज को उजागर करेगा जिसके लिए हमने उस क्षेत्र को ढूंढा है। क्योंकि हर ग्रह में, हर घर में, हर भाव में हर चीज अवस्थित है। यही कारण है कि वो मूविंग एनर्जी सिग्नेचर कहीं जाकर के बैठ जाता है। क्योंकि हम जब कहते हैं कि भावेशात भावम, जिसे पद कहते हैं, तो भावेश से हम जाते हैं। तो फिर हम एक क्षेत्र की ही तलाश में निकले। तो क्षेत्र की तय के बाद बीज में हो गया। अब एक
दूसरी चीज जो बहुत कंफ्यूजन रहता है, और मैंने अच्छे अच्छे आचार्यों को देखा है बुरी तरह से इस मामले में फिसलते हुए। कुंडली देखेंगे, दो चार बात करेंगे और सीधे बोलेंगे तुम्हारी दशा कौन सी चल रही है। अरे मारिए गोली साहब दशा को, वो दशा जो दिया है पता नहीं कौन सी दशा में वो चीज जाके मिलेगी, और दशा से फल कहने लगते हैं, जबकि दशा का कोई उद्देश्य नहीं है फल देने से। दशा में फल है ही नहीं। यह मैं एक बहुत ही ठोस बात कह रहा हूं और जरा जोर दे के कह रहा हूं कि दशा में फल नहीं दिया है। दशात दशायाम जो चक्रात चक्रम का एक अंग है, उसमें दशा में फल नहीं है। अब फल कहाँ है? तो फल तो हमने क्षेत्र को ढूंढा और ग्रहों के बल को ढूंढा। अब वह सिर्फ कब यह घटेगा उसकी टाइमिंग के लिए हम दशा दें, और हो सकता है कि एक दशा में हमको एक फल मिल जाए लेकिन दूसरा फल उसी दशा से न मिले। तो तय है कि हमको कई दशा लगाना पड़ेगा, लेकिन दशा से तो एक आइडिया मिला, ये प्रोबेबल पीरियड ऑफ लाइफ है, इस स्टेज में ये घटना घट जानी चाहिए। लेकिन इवेंट ट्रिगर कौन करेगा? दशा ट्रिगर नहीं करता है इवेंट, ट्रिगर को फिर प्लैनेट ही करते हैं, और प्लैनेट ट्रिगर करते हैं गोचर में आकर। और जब हम गोचर में जाते हैं तो हम फिर उलझ जाते हैं। यह चक्रात चक्रम का विषय है। जैसे दशात दशायाम में भी वो चक्र चलता है, इसीलिए हम जहां से शुरू होते हैं उसी में उसकी अंतर प्रत्यंतर आगे बढ़ते रहते हैं। तो ऐसे ही गोचर में भी एक चक्र है। अब हमने गोचर आसमान में देखा और मान लिया कि सबकी कुंडली में यह यहीं घुस गया। यह संभव नहीं है, सबकी कक्षा अलग अलग है। ऐसा कैसे है कि सबकी कुंडली में एक ही कक्षा में प्रवेश कर जाएगा? तो इसकी एक अलग गणना है कि हमारी कुंडली में गोचर का ग्रह कहाँ घुसा और किसी दूसरी की कुंडली में कहाँ घुसा, और वहां से जो फिर वह अंतर चक्र और बाह्य चक्र में परिवर्तित हुआ, वो सब चीजें खो चुकी है। लेकिन उसको अगर तलाशा जाए तो फिर हम फल की केवल सटीकता को बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो ग्रंथ में नहीं है। तो एक तो आज जरूरत है कि लुप्त चीजों को जो विधाएं हैं पेंटाडिक प्रिंसिपल को, उसे जहां से हो सके जितना हो सके जगाया जाए। दूसरी चीज है कि फर्स्ट प्रिंसिपल को जगाया जाए। हम कह देते हैं मंगल 12वें घर में है तो चोर होगा या इसका सामान खोएगा। अरे वो फल नहीं है, यह जो मोड ऑफ लॉस है उस प्रिंसिपल पर में एक प्रोबेबिलिटी कहा गया है। लेकिन ऐसे कई प्रोबेबिलिटी होगी क्योंकि वह क्षेत्र है और वह क्षेत्र कई तरह से परिभाषित है। अब 12वें घर में अगर कन्फाइनमेंट को लेंगे तो उसका पूरा डेफिनेशन बदल जाएगा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल को मैंने देखा है कई जगह। भदौरिया जी हैं हमारे साथ, वो जब हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल की बात करते थे तो अक्सर कहा करते थे जी ये है कहाँ। तो हम बोले ये तो जहां भी है अभी जो दे रहा हूं वो आप ले लो, क्योंकि यह पहले जानो कि लेखक ने यह फल लिखा तो क्यों लिखा। वहां पहुंचो, लेखक को गलत साबित करके अपनी विद्वता जो है स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से उस पीढ़ी के लेखक हमसे बहुत ज्यादा समझदार थे और विषय पर उनकी बहुत गहरी पकड़ हमारी तुलना में, या हमारा जो जनरेशन है। और जनरेशन तो मैंने देखा ही है कि मैं उस जनरेशन में हूँ जिसमें प्रिंट मीडिया चलता था। 2 3 4 या 5 मैगजीन होते थे, जिसमें बहुत विख्यात था रमन साहब का मैगजीन एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन। एक मैगजीन हमारे गुरुदेव भसीन साहब MC जैन वगैरह भी चलाए थे, उसका नाम था फेट एंड डेस्टिनी।
अभी भी मेरे पास कुछ पुराने उसके ये होंगे अंक। एक लक्ष्मण दास मदान साहब चलाते थे बाबा जी, एक वो कलकत्ता के तरफ से आता था, प्लेनेट एंड फोरकास्ट करके। बाद में और भी आई, हिंदी में हरदेव शर्मा त्रिवेदी की एक आती थी ज्योतिषमती या कुछ कर, उसमें जो लेख लिखे जाते थे वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ लिखे जाते थे, और लेटर टू एडिटर पेज पर में जब उसकी चर्चा होती थी, उसकी व्याख्या होती थी, तो बड़ी ही गूढ़ता और गंभीरता से होती थी। मेरे ख्याल से रमेश वेगांवकर साहब हमारे साथ हैं, वो उस पीढ़ी से हैं और उन्होंने इसको देखा है इस। उसके बाद हम डिजिटल मीडिया में आए। इसकी लाभ तो ये है कि हम लोग कहीं कहीं पर बैठे भी आपस में विचारों का आदान प्रदान कर लेते हैं, लेकिन इसका सबसे खास लाभ या हानि जो कहें वो मैं छोड़ देता हूँ यूजर पर में, वो है कि हम अपनी एक खूंटा गाड़ दिए और कहे कि भाई हमको इसमें फल मिलता है। अब ये आई एम गेटिंग द रिजल्ट, ये बड़ा कंफ्यूजिंग चीज है। शायद आपको मिल गया होगा, हमें तो नहीं मिला, क्योंकि जो हम लोगों को अ से अनार और ब से बकरी सिखाया गया, तो उस समय सिखाया जाता था, ये देखो बच्चा ये अनार इसी को कहते हैं, अब लिखो अ, और ये देखो ये बकरी, उसकी फोटो दिखाते थे। तो जो हम एग्जाम्पल चार्ट देते हैं वो तो हम अ से अनार और ब से बकरी वाली स्कूल में छात्र होते हैं तब देते हैं, या हम अपनी बात कहने के लिए करते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा सिद्धांत है जिसको हम अगर 50 हॉरोस्कोप पे प्रूफ कर दें तो अगले 100 हॉरोस्कोप से उसको डिस्प्रूफ नहीं कर सकते? हो जाएगा। मतलब कि ये जो एग्जाम्पल चार्ट वाली बात है, यह क्लास की बात है। बौद्धिक स्तर पर अगर इसका कोई महत्व होता तो हमारे ग्रंथ एग्जाम्पल चार्ट से भरे होते, लेकिन उन लोगों ने बौद्धिक सोच को बढ़ावा दिया, विषय को समझने की तरफ जोर दिया। जैसे अभी ही मैं उस दिन भी बोल रहा था, शायद सिद्धू साहब का लेख था, सिद्धू साहब हैं, एक बहुत ही गूढ़ प्रिंसिपल उन्होंने लिया था, लोगों ने काफी अंगूठा लगाया, तारीफ किया। वह यह था कि कोई ग्रह अगर अपने भाव में हो और उसके साथ वहां केतु हो तो उस भाव का फल बहुत बलवती होकर के प्रकट होगा। यह एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल है, इस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं। दूसरा, मैं तो दूर रहता हूँ, बिहार में गांव में हूँ, अभी बैठा हूँ, आप लोग देख ही रहे हैं, तो ग्रंथों से भी कटा हुआ हूँ। तो ये सब जो देखता हूँ फेसबुक पर, उसी में से सोचता हूँ। अभी बहुत सुंदर एक श्लोक सिद्धू साहब ही दिए थे, जिसमें लिखा था कि सूर्य की संगत में शनि जो है बलवान हो उठता है। अब ये बहुत गूढ़ प्रिंसिपल है, क्योंकि वैसे तो उसको अस्त हो जाना चाहिए, बलवान क्यों होगा सूर्य की संगत में। लेकिन अगर ग्रंथकार ने कहा है कि बलवान होता है, तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि किस आधार पर वह कहा। आजकल वह आधार कहीं खो गया है और नए छात्रों के पैर के नीचे से वो आधार खींच भी ली गई है। हम अपनी बात कहना चाहते हैं, हम उनको ग्रंथ में घुसा के ग्रंथ पढ़ने का तरीका नहीं समझा पाते। यह जो लिखा है पहले इसे समझ लो, फल मत देखना। जरूरी नहीं कि ये फल मिल जाएगा तो, लेकिन यह एक आधार पे, एक अपने बेसिक प्रिंसिपल पर में इस नतीजे पर में लेखक पहुंचा है। उस बेसिक प्रिंसिपल को समझ जाओगे तो बाकी 50 प्रोबेबिलिटी जो है वो भी ढूंढ ही लोगे। तो ये सब चीजें खो गई। आज अगर ज्योतिष को जगाना है तो हमें इन सब बातों पे करना पड़ेगा। सिर्फ हमने इतना ये किया है, हमने अपने 40 साल से ज्यादा के अनुभव में पाया है कि कोई भी, कितने भी बड़े एस्ट्रोलॉजर कोई भी दावा करें, बट बिहाइंड हिज एवरी सक्सेस देयर इज एनथ नंबर ऑफ हिज ओन फेल्योर्स, जिसकी वो चर्चा नहीं करते।
हम जब अपनी एक सफलता के लिए डुगडुगी बजाते हैं तो 25 जगह जो हम फेल हुए उसकी चर्चा भी नहीं करते हैं। कोई याद दिला देता है, या तो घूर के देखते हैं या शर्मा के गर्दन झुका लेते हैं। लेकिन यह सच्चाई है, हम इस सच्चाई से हट नहीं सकते हैं, क्योंकि भविष्य कथन इतना सरल नहीं है। और अक्सर ये कहा जाता है, ज्योतिष हमारे जो नाना थे वो कहते थे कि बेटा, ग्रंथ तो है ज्ञान के लिए और समझ के लिए, और भविष्य कथन की सटीकता तो तुम्हारी इष्ट की उपासना पर है, जो जिह्वा पे आके बैठ जाएगी। उसके बाद डुगडुगी चाहे जितना बजा लो, वो बिना समझ के भी हो जाएगा अगर इष्ट की उपासना सही है। लेकिन जब हम शास्त्र की बात करते हैं तो शास्त्र कहते ही उसे हैं जिसमें शासन जुड़ा हुआ है। यह शासन अनुशासन से है, ऐसा अनुशासन जो हमें त्राण दिला सके, मुक्ति दिला सके। तो अज्ञान से जो मुक्ति दिला सके, उस अनुशासनात्मक विवरण का नाम शास्त्र है। तो हम अज्ञान से पहले मुक्त हो लें, भविष्य कथन जिसके नसीब में होगी करेगा। कुंडली से भी हम देख सकते हैं, बहुत स्पष्ट रूप से इंडिकेट कर सकते हैं कि यह आदमी शायद भूतकाल की बात ज्यादा एक्यूरेट कह देगा, भविष्य की नहीं कह पाएगा। बहुतों की कुंडली में आपको मिल जाएगा इंडिकेशन कि ये भविष्य की बात ज्यादा एक्यूरेट कह देगा, भूत की नहीं कह पाएगा। बिड़ले ऐसी कुंडली मिलती है जिसमें भूत और भविष्य दोनों की मिलेगा। आप उसी फर्स्ट प्रिंसिपल से देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि यह आदमी केवल एकेडमिक होगा या इसका प्रैक्टिस भी बहुत जोरदार चलेगा। क्योंकि जब तक पब्लिक के धन में आपका आयु न घुसेगा तब तक प्रैक्टिस कहाँ चलेगा। तो ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं उस पर में ध्यान देना चाहिए, और यह बहुत जरूरी है। ये चीजें हट गई है और कई तरह की पद्धतियां आ गई है, ये पता नहीं कहाँ से आ जाती। हम लोग तो गांव के आदमी हैं, गेहूं के खेत में धान कुछ घास उग जाते थे तो उसको घास को निकाल कर फेंक दिया जाता था। तो हम तो कहते हैं कि अच्छे ज्ञान के लिए, अच्छी समझ के लिए इन सबको तो उखाड़ के फेंक दीजिए जो इधर उधर बिक रहे हैं कई नामों से, और बहुत दिन तक तो वही जन्म समय का ही करेक्शन करने लगे। तो सर आपको अपने को अनम्यूट करना पड़ेगा। जो जान लेते रहेंगे बेड़ा खून पीते रहेंगे। तो अब जन्म समय के इतने सारे टेक्निक दिए गए हैं करेक्शन के, उसके बाद भी हम दावा कैसे करेंगे कि हमने करेक्ट कर दिया। तो हमारी अपनी भी ईमानदारी होनी चाहिए। केवल हमने कह दिया और फल मिल गया तो इसका मतलब हम सही नहीं हो गए। तो हम ये कहते हैं कि अब जब हम लोग चले और नई पीढ़ी को यह देने की कोशिश करें जो कहीं छूट रहा है, जब चर्चा करें तो इस पर करें। हम हमेशा एक दूसरे से सीखते ही हैं, कोई गुरु नहीं है। गुरु की गरुता का वहन कोई कर ही नहीं सकता है। सभी छात्र हैं, कोई दूसरी में है, कोई 5वीं में है, कोई 10वीं में है, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है। बाकी गुरु वाली स्थिति किसी में नहीं है, क्योंकि गुरु तो भगवान शिव ही है। वंदे कृष्णम जगत गुरुम। तो गुरु तो वो लोग हैं, गुरु ग्रह हैं, तो वो सब होना चाहिए। बाकी एक खुले हृदय से एक दूसरे को सम्मान करते हुए, हर आदमी हर चीज नहीं जानता है, उसके साथ एक तालमेल बैठा करके लगन से और निर्मल हृदय से शास्त्र की सेवा के लिए अगर इसका प्रचार कर सके तो शायद शास्त्र कुछ और आगे जाएगा। जिस दिशा में हम लोगों की आकांक्षा है, जिस चीज को छात्र भी पाना चाहते हैं, शायद उसमें व्यापार बहुत जोरदार न चल पाए, लेकिन शास्त्र को एक नई संजीवनी शक्ति मिलेगी।
और मैं तो यही कहूँगा कि इसमें हम सब एक दूसरे से सीख के ही आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि सबके पास अपना अनुभव है, सबके पास कुछ ज्ञान है, तो सबका सम्मिलित रूप ही हो और वही आगे चलाया जाए। शिक्षण संस्थानों में यह जरूरी है कि फर्स्ट प्रिंसिपल पर में जोड़ दिया जाए। जो बेसिक चीजें हैं, अभी एक आदमी ने पोस्ट डाला था तो दिया था कि अगर किसी के लग्न में सूर्य हो तो वो गंजा हो जाएगा। अब मैंने देखा बड़ा विवाद हो रहा है उसके ऊपर। अंत में मैंने जाके कहना पड़ा कि यह भी बहुत मौलिक चीज से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि अगर आप सूर्य के स्वरूप को देखिए तो वह गंजा ग्रह है, उसके सिर्फ 7 हैं, 7 स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर है, तो लग्न सिर है और वहां ये गंजा ग्रह चला गया है जो खुद भी लग्न होकर के मजबूत कर दे, तो संभावना बढ़ गई है कि यह गंजा हो गया है। अब ऐसी कुंडली न ढूंढे कि देखिए साहब सूर्य तो है लेकिन आदमी गंजा न होना, उस सिद्धांत को समझे जिसके आधार पर में यह निष्कर्ष लेखक ने किया है। तो इस चीज की बहुत जरूरत है। यह मैंने कई जगहों पे देखा है, कई इंस्टीट्यूशन में गया हूँ, लोग मुझे बुलाते हैं, लेकिन इसका मैं नितांत अभाव देखा हूँ। नई पीढ़ी के हमारे मित्र हैं, हम लोग तो वी हैव प्लेड आवर इनिंग, हम लोगों के पास ना समय है और अब ज्ञान भी नहीं रहा, लेकिन नई पीढ़ी के लिए अनुरोध है, उनसे निवेदन है कि इसकी तरफ जरा सोचें, इधर बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब विराम देना चाहूंगा, और कुछ आप लोग जो कहें तो सुनो। सर, विराम तो नहीं होगा। शायद समय की सीमा हमारी बढ़ चुकी है, तो आपके आदेश को यहाँ मैं और आगे ले जाता हूँ जितना आप समय और दे पाएं। तो अगला जो सोपान है, जिस तरीके से आपकी एक इच्छा थी कि हम कुछ आपस में डिस्कशन, तो उसकी जगह में थोड़ा सा अतिक्रमण करके सभी उपस्थित जो मेरे मित्र हैं और अग्रजन हैं उनसे ये कहूँगा कि छोटे छोटे कुछ भी जो मौलिक क्वेश्चन एक एक हैं, कम से कम आज आप मिले हैं तो आपसे पूछ सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग को 1 मिनट के लिए ऑफ करके फिर से मैं आप लोग यहीं बने रहें।